नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश आर में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज एक बार फिर ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगती हुई नजर आई है। आज सुबह हमने बताया था कि ऑटो पीएलआई के लिए किस तरीके का रिस्पांस मिलता हुआ नजर आया है और सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है वो हमारी खबर पर मोहर लगाता है, जहां पर ऑटो पीएलआई के लिए 75 प्रस्तावों को आज मंजूरी दे दी गई है और इसमें कई दिग्गज ऑटो कंपनियां शामिल भी हैं। और इसी पर और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं। आइए चलते हैं समीर के पास। समीर, बताइए। जी बिल्कुल, ये सबसे पहले हमने बता दें कि किस तरीके से सरकार को ऑटो पीएलआई स्कीम में जबरदस्त रिस्पांस मिला है, उसी खबर पे मुहर लगी है। खबर कुछ यूं है कि सरकार को अब तक 75 प्राइवेट प्लेयर्स है, जिसमें टोयोटा, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, बोश, टीवीएस, लुकास टीवीएस, ऐसे जितने भी दिग्गज प्राइवेट प्लेयर हैं जो ऑटो सेक्टर में हैं, उन सभी ने सरकार को एक तरीके से कमिट किया है निवेश को लेकर के। और ये जो निवेश का कमिटमेंट है वो 74,850 करोड़ रुपए का है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 74,850 करोड़ के निवेश का यहाँ पर एक तरीके का भरोसा सरकार को मिला है। और इसमें अच्छी बात यह है कि जहां पहले सरकार को ये उम्मीद थी कि इस पूरी ऑटो पीएलआई स्कीम में तकरीबन 42,000, आप मोटे मोटे तौर पर अगर ले लें तो तकरीबन 45,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद थी, और अब जब एक्चुअल में जो सरकार को कमिटमेंट मिला है वो 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो एक जबरदस्त रिस्पांस यहाँ पर मिला है। और अगर स्कीम के खाके को देखें तो कुछ यूं है कि वित्त वर्ष 2024 से इंसेंटिव इन कंपनियों को मिलना शुरू हो जाएगा जो सफल आवेदक रही हैं, और ये इंसेंटिव जो उनको दिया जाएगा वो उनके इंक्रीमेंटल वैल्यू पर होगा। जितना उनका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा साल दर साल, उसके आधार पे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। और कंपोनेंट के लिए ये जो इंसेंटिव होगा वो 8 से 13% की रेंज में होगा, जबकि जो ओईएम्स है उनके लिए ये इंसेंटिव उनके इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू पर 13 से 18% की रेंज में रहने वाला है। तो एक ऑटो सेक्टर के लिए जबरदस्त यहाँ पर सरकार को रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है। और भी अगर इसके ब्रेकअप्स में हम देखें तो जो चैंपियन कंपोनेंट स्कीम है उसमें सरकार को करीब करीब 30,000 करोड़ का निवेश या कमिटमेंट प्राइवेट प्लेयर से मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी खबर, जिसमें सरकार को पीएलआई स्कीम के लिए प्राइवेट प्लेयर से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। और इसका लक्ष्य यही है स्कीम का कि आने वाले 5 सालों में मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत में सेक्टर को बेहतर दिशा में लेकर के जाया जा सके। वहीं ऑटो सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को काफी उम्मीदें हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने बात की केंद्रीय मंत्री से। आइए वो सुनते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरकार को पीएलआई स्कीम के एवज में जबरदस्त रिस्पांस मिला है। ये रिस्पांस कैसा है, भविष्य का योजना क्या रहेगी मंत्रालय की, बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और पहला सवाल यही कि जो पीएलआई स्कीम जिस पे इतना ज़्यादा दांव खेला जा रहा है कि वो पूरे सेक्टर की दशा और दिशा बदलेगी, उसमें किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है, और वो जो आप कह रहे हैं कि ये बेहतर रिस्पॉन्स ज़बरदस्त है, उसके पीछे के क्या तर्क हैं? देखिए, आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने जब पीएलआई ऑटो लॉन्च किया और कैबिनेट डिसीजन के बाद, तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि करीब 42-43 हज़ार करोड़ तक के इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगी। लेकिन हमने पूरी तत्परता से और पब्लिक डोमेन में इसको डाल के बहुत ही पारदर्शी और खुलेपन से इस पर पहल की। तो जिस तरह का रिस्पांस आया है ये अपने आप में बहुत स्वागत योग्य है। और आज मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने की स्थिति में हूँ कि लगभग 75,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल प्रस्तुत हुए हैं और हम लोगों ने उस हिसाब से उसकी स्वीकृतियाँ प्रदान की हैं। निश्चित तौर से इसके पीछे मुख्य कारण है श्री नरेंद्र मोदी सरकार की भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को, आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने का जो सोच है, जो पहल है, इसे व्यवसाय जगत और कंसर्न लोग समझ रहे हैं कि एक सरकार भारत को दुनिया की प्रतिस्पर्धा में शुद्ध नीयत से लेके आगे बढ़ना चाहती है। तो लोग उस हिसाब से उन्होंने आशा से अधिक रिस्पांस दिया। ये बड़ा ही इससे जुड़ने वालों का मैं स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर से माननीय मोदी जी ने जो बल दिया है कि हम भारत को विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट को, और ऑटो फील्ड निश्चित तौर से
मैन्युफैक्चरिंग की एक बड़ी रीढ़ है, बड़ी मजबूत फैक्टर है, और वहाँ ये रिस्पांस निश्चित तौर से ये साबित करता है कि मोदी जी की सरकार की नीतियाँ सही दिशा में कारगर रास्ते पर चल रही हैं। तो ये थी आपके लिए खबर की पूरी डिटेल्स जो ऑटो सेक्टर पे आज आती हुई दिखी है, और इसी के चलते आज देखिए तो कई सारे ऑटो स्टॉक्स ऐसे कमजोर बाजार में भी चहकते हुए नजर आए थे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोमैटो की, जिसको लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। कंपनी ने ब्लिंकिट के साथ मर्जर की टर्म शीट पर साइन कर दिए हैं, और इसी पर और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी नयनतारा राय। नयनतारा, बताइए क्या कुछ और डिटेल्स निकल कर आ रही हैं इस पूरी डील और मर्जर को लेकर? ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ खबर है जो हम अपने सारे दर्शक ईटीना स्वदेश के लिए ला रहे हैं। जोमैटो एक और बारी अटेम्प्ट कर रहे हैं, दूसरी कोशिश कर रहे हैं ब्लिंकिट के साथ एक मर्जर अनाउंस करने के लिए। पिछली बारी अटेम्प्ट हुई थी 2019-2020 में। अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि दोनों साइड ने फिर से एक और बारी टर्म शीट साइन कर लिया है। और एक हफ्ते पहले हम आपके लिए एक और खबर लाए थे, और वो था कि जोमैटो शायद $100 मिलियन ब्लिंकिट में डालेंगे, और वो भी हो गया है डेट के रूट से। जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो कन्वर्टेबल हो सकते हैं इक्विटी में भी। तो देखते हैं इस बारी अगर मर्जर होता है या नहीं। अगर मर्जर होगा इसका मतलब ये भी है कि जो ब्लिंकिट के जो शेयर होल्डर्स है, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक, उन सब को जोमैटो के शेयर्स मिलेंगे। ये जो मर्जर था, जो टर्म शीट था, वो एक्चुअली कुछ हफ्तों पहले साइन होना था, पर आप सब ने देखा है कि क्या मार्केट वॉलेटिलिटी हो रही है, शेयर बाजार में क्या हो रहा है, और इसी कारण मैं एक और बारी कैविएट करूंगी। देखते हैं कि अगर ये मर्जर क्लोज होता है या नहीं। वैल्यूएशंस के बारे में अभी भी चर्चा चल रही है। अगर आप ब्लिंकिट, जो पहले ग्रोफर्स उसका नाम था, उसकी जर्नी देखें, वो पहले एक ई कॉमर्स प्लेयर थे जो ज़्यादा सब्जी, फ्रेश प्रोड्यूस वगैरह डिलीवर करते थे। फिर उन्होंने नई कैटेगरीज को शुरुआत की, प्राइवेट लेबल्स को भी शुरुआत की। परंतु पिछले साल जब जोमैटो ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया था 10% स्टेक के लिए, उसके बाद, उसका नाम तो ग्रोफर्स था उस समय, उन्होंने पिविट किया क्विक कॉमर्स के लिए। मतलब आप सबको दूध, सब्जियां, फल, स्टेशनरी सब 10 मिनट में डिलीवर करने का, उसको कहते हैं क्विक कॉमर्स, जो अब मॉडर्न रिटेल का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। एक साइड आपके साथ है जोमैटो, दूसरी साइड स्विगी, तीसरी फ्लिपकार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अमेजॉन। तो आप देख रहे हैं ये एक नया बैटल ग्राउंड है जब हम ई कॉमर्स के बारे में बात करें, और ये है जोमैटो का प्लान, एक मर्जर ब्लिंकिट के साथ। तो ये थी जोमैटो को लेकर पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हमारी सहयोगी नयनतारा राय आपके लिए लेकर आई हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के बाजार की बात करते हैं। 5 दिन से बाजार में हम काफी तेजी देख रहे थे, पर आज जो है उस तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। ऊपरी स्तरों से निफ्टी में करीब 230 अंक की गिरावट हमें देखने को मिली है, और निफ्टी आज करीब 16,700 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। वहीं सेंसेक्स में भी आज करीब 500 पॉइंट की हमें कमजोरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी प्रकार का हाल था, पर आज कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स फोकस में रहे, ये सब पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही हैं। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से शुरुआती दौर में हमने बाजार में एक्शन देखा, उसके बाद बाजार में 5 दिनों की 5 सेशंस की जो तेजी थी उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखा। और एक समय ये भी था जब सेंसेक्स में 1000 पॉइंट्स के क्रैश डाउन मोमेंट देखने को मिला। गिरावट हावी होती हुई जरूर नजर आई। ऑफकोर्स यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक जो है वो एक बड़ा इवेंट है, और कल जब नतीजा निकल कर आएगा तो उस पर भी बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, और उससे ठीक पहले भी कॉशियस नजरिया यहाँ पर हमने जरूर देखा। लेकिन बाजार ने आखिरी घंटों में रिकवरी की कोशिश की, और रिकवरी में कामयाबी भी मिली। हमने देखा निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की रिकवरी दिखी, सेंसेक्स 400 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिखा, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स तक रिकवर, और मिड कैप में भी 150 अंकों तक की रिकवरी हमने देखी। हालांकि बाजार में जब क्लोजिंग हुई तो लाल निशान के साथ कमजोरी का दबाव था, लेकिन रिकवरी मोड जरूर आता हुआ हमने एक बार देखा। निफ्टी में टॉप गेनिंग मोमेंटम टाटा कंज्यूमर में देखने को मिला। अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। महिंद्रा एंड महिंद्रा में तेजी के बीच कामकाज था। श्री सीमेंट, मारुति सुजुकी, सिप्ला जैसे काउंटर्स अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड किए जा रहे थे। कमजोरी का दबाव हिंडाल्को जैसे स्टॉक में देखने को मिला।
ओएनजीसी हमने देखा करीब लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव दिन भर इसमें ट्रेड देखने को मिला। वहीं टाटा स्टील, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में लाल निशान के साथ बिकवाली हावी होती हुई दिखी। गेनिंग मोमेंटम अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखने की कोशिश करें, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर था, एक पॉकेट था जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा और वो था ऑटोमोबाइल सेक्टर। निफ्टी ऑटो में हमने आज अच्छी बढ़त के बीच कामकाज देखा और एकमात्र सेक्टर जो कि तेजी के बीच ट्रेड कर रहा था। इसका एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट भी, एक न्यूज बेस्ड रीजन भी था। ऑटो पीएलआई से जुड़ी जो खबरें आती हुई दिखी, इससे जुड़े अपडेट्स ईटी नाउ स्वदेश ने आपको पहले ही बताए थे और आज इस खबर पर मोहर जो लगती हुई दिखी उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट था जो कि स्पेस पर पड़ता हुआ दिखा। ऑटो से जुड़े तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन आईटी, मेटल, प्राइवेट बैंक स्पेस में हमने कमजोरी का दबाव ही देखा। कुछ तमाम स्टॉक्स अगर हीट मैप को देखें, लास्ट मोमेंट में आखिरी घंटों में भी हमने देखा कि कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। बजाज ऑटो, डिविज लैब टू नेम अ फ्यू, यहाँ पर आईओसी, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स में लाल निशान के साथ ट्रेड देखने को मिला। ओएनजीसी, कोल इंडिया बुरी तरह से टूटते हुए, लेकिन इसका उतार चढ़ाव में कमजोरी में टाटा कंज्यूमर, एमएनएम, श्री सीमेंट, सिप्ला जैसे मैंने कहा बाजार को संभालते हुए दिखे। तो क्लियरली यहाँ पर एक वॉलेटाइल सेशन दिखा और कमजोरी के साथ बाजार ने रेड में क्लोजिंग की, लेकिन अब देखना होगा कि यूएस फेड का जो नतीजा निकल कर आता है कल, उस बाजार उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस इवेंट से पहले किस तरह का रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है और दिखता है, और इवेंट के बाद भी किस तरह के लेवल्स नजर आते हैं। धन्यवाद मानसी, मार्केट का पूरा एक्शन हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो 5 दिन की तेजी के बाद आज जो हमने गिरावट देखी वो इतनी भी बुरी नहीं थी, पर हाँ आने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि नजर में रहेंगे ताकि बाजार की आगे की चाल कैसे देखने को मिल सकती है उसे जानने के लिए। पर हम अगर देखें तो हमारे पड़ोसी देश के मुकाबले हमारा प्रदर्शन यानी भारतीय बाजारों का प्रदर्शन काफी बदलता हुआ नजर आया है और खास तौर से पिछले 1 साल में देखें तो भारत और चीन के मार्केट कैप में काफी बदलाव देखने को मिला है पिछले 1 साल में। पर यह बदलाव कितना हुआ है, वैल्यूएशंस पर कितना फर्क पड़ा है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये पूरी रिसर्च की है हमारे सहयोगी शरद दुबे ने। आइए जानते हैं क्या कुछ निकल के आया है इस रिसर्च में। जी बिल्कुल, और हम लोग कह सकते हैं कि ड्रैगन पर भारी हो गए हैं देसी बॉयज़ और इंडिया का आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। एक एडवांटेज है भारत को चाइना के ऊपर। अब देखें मार्केट कैप के ऊपर जो है एडिशंस देखते हैं क्या हुई है 1 साल में। अब देखा जाए चीन और इंडिया में जो मार्केट कैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग थोड़ी सी 1 साल पहले 10.7 ट्रिलियन डॉलर्स का था और उसके बाद जो है 11.2 का है। लेकिन अगर बदलाव के आंकड़े देखें तो सिर्फ 5% चीन बढ़ा, लेकिन उसी जगह पे निफ्टी जो है भारत के जो सारे स्टॉक्स है उनमें लगभग 14% का इजाफा हुआ है। तो इस बारे में भी जो एक अच्छी बीट मिलने मिली है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है कि 1 साल में अगर आप $100 इन्वेस्ट करते तो आपको कितना मिलता। तो सबसे पहले जो अगर भारत में इन्वेस्ट करते तो $112 मिलते। वही चीन के इंडेक्सेस में करते आप तो CSI 300 इंडेक्स, वहाँ पे सिर्फ आपको मात्र $81 मिलता। और अगर हांगकांग की बात करें तो ऑलमोस्ट $68 मिलता है। तो डेफिनेटली जो निवेश के हिसाब से जो है भारत सबसे ऊपर है इस कैटेगरी में। इसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा जहाँ पे एडटेक और फिनटेक जो सेगमेंट्स है चाइना में, वहाँ पे दबाव देखने मिली है। वहाँ पे जो है ऐप के ज़रिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो प्राइस कंट्रोल लगा के रखी है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो एक टाइप से एजुकेशनल इनइक्वालिटी होती है वो जो आप देखते हैं कि जो सरकार की जो फोकस होती है शिक्षा में असमानता को घटाने के लिए उस पे फोकस रहेगा। अब ये तो हुई ऐप्स की बातें। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट में क्या चेंजेस आए हैं और चीन में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रियल एस्टेट में डाउनटर्न आया है, फंडिंग इश्यूज देखने मिली है और प्रॉपर्टी बाजार के दबाव देखने मिला। वहीं भारत में ब्याज दर कम हुए हैं और बुकिंग जो है रिकॉर्ड स्तर पे देखने मिला है। तो ये बहुत शानदार आंकड़े देखने मिले। अब याद रखिए कोरोना के मामले भी फोकस में रहने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीन के मामले 5000 से ज़्यादा केसेस हो गए 2 साल की ऊंचाई पे, पर भारत का लगभग 2500 केस लास्ट रिकॉर्डेड आया और सिर्फ 680 दिन के सबसे कम आंकड़े देखने मिले हैं। और आखिरी में बात करूंगा चाइना +1 स्ट्रैटेजी के लिए जिस पे भारत को जो है बड़ी एडवांटेज मिली है। और देख सकते हैं ओप्पो, वीवो जैसे कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग के हब्स खोज रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए और वो बातचीत कर रहे हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और इसके अलावा आप देखिए 200 US कंपनी है जो हैं वो चीन से हटाकर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो भारत में ला सकते हैं। तो ये था आपके लिए पूरा कंपैरिजन कि भारतीय बाजार
चीनी बाजारों के मुकाबले किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। पर चलिए अब आगे बात करते हैं पीएनबी की, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक ने आईएलएनएफएस तमिलनाडु पावर के एनपीए खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया है। पीएनबी के पास आईएलएनएफएस तमिलनाडु पावर का 2060 करोड़ का एनपीए खाता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक ने एक्सचेंज को ये जानकारी दी है और इसके पहले अगर देखें तो बैंक आरबीआई को भी फ्रॉड अकाउंट की जानकारी दी थी और बैंक ने उसके लिए 824.06 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग भी की थी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आईएलएनएफएस जो है 2018 में अपने लोन ना चुकाने के चलते डिफॉल्ट हो चुकी है और इसके चलते जो है उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लटक चुके हैं। आईएलएनएफएस पर करीब 94,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ मार्केट पे, जहां पे इबिक्स कैश के आईपीओ के लिए आवेदन किया है। जहां पे आईपीओ से पहले इबिक्स कैश के मैनेजमेंट से बात की ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज तालमिया ने। आइए सुनते हैं ये इंटरव्यू। Hello and welcome to ET Interview. My guest on the show today is someone who has created an admirable empire of what could be called as network effects, connecting or incubating a lot of businesses together which may just change your life, or I would say they've already changed your life. He believes in one simple mantra: profit is the ultimate yardstick for any entrepreneur and the true reward for investors and shareholders. It gives me great pleasure to bring on board for the very first time on ET Interview Arun Raina, founder and chairman of Ibix Cash. I must say that my morning starts with your brand because that's how we are connected, at least on ET now. So thank you very much for joining us. My pleasure. You're planning to go public, and every time when a company goes public, our easy questions, they become hard questions, and our obvious questions are to understand that why are you planning to go public. We'll talk about it, but that's not my first question. My first question is that the brand has now become very symbolic with Indians in terms of the services you handle. So before I get into why you're going public, I want to understand your story. Tell us your story. How did it start? How did you reach here? Look, I think first of all, you got to take a little bit of a step back. Before Ibix Cash became what it is today, we had the brand Ibix in the US, where I basically joined a company, heavily loss-making company in 1999. Stock was trading at around 31 cents. The company had not paid money in 23 years. And since 99 to now, I have a sequential record of 22 years of sequential growth, quarter after quarter of profitability. So when I stepped into India, I just had this simple dream. One, I'm a very patriotic Indian. I wanted to do something which connected me with India. I also felt Mr. Modi was talking about Make in India at that time, and I felt I needed to play a role. And then I started looking at what was happening in India in the financial sector. And it occurred to me that everybody was functioning in silos, that there were different functionalities being driven in the area of finance and insurance. And it occurred to me, what if we can bring all these functionalities together? What if we can converge them? What if we can create an airport of sorts? The thing I like to always say is that, you don't choose your airport, you choose your airline. Yes. And airline is a product, airport is infrastructure. I'm in the business of creating airports. Now, it takes time to create an airport. It doesn't happen overnight in 3 years. So it occurred to me, how do I build this story up? And how do I organically keep growing it up? And then I started thinking like a capital allocator, a private equity. And I said, what if I can buy many of these businesses? All of these are licensed, regulated businesses in finance. So there's a big barrier to entry. What if I can buy some of these businesses and assimilate them together, centralize all the functionalities, centralize all the back-end stuff, and ultimately create a cohesive Ibix Cash. And that's what I did. We ended up buying 26 companies, invested upwards of $750 million into India, and centralized virtually everything at the core.
and created what is now called Ebix Cash, all the functionalities of finance, insurance, fintech, B2C, travel, put all of that together and created a story which was profitable from day one and has continued to be profitable and has consistently kept growing. Is profitability the obvious and perhaps the most important aspect for you? That was my introduction, that unlike a lot of tech entrepreneurs who believe in growth and they're judged by consumer acquisition, you believe in profitable growth. Why? That's absolutely true. If I had to choose between profitability and growth, I would choose profitability. I've always been like that. You don't make money just by imagining you're going to make money. You have to have a system, you have to have a process, you have to have a discipline, and you need to have it in your DNA of each and every employee in your company, especially your senior managers, right? And so we came up with a simple mantra. My mantra to my India senior management was, if you're not doing 30% EBITDA in your division, then you're not really successful, was my simple mantra. So we started focusing on this 30%, because I did the same thing in the US in the early days and then grew it to 40% over a period of time. And that mantra has stayed. I always say that there's no shame in making money, right? Sometimes people forget that business is as simple as selling price being a lot more than the cost price. And if we can do that, and after that, you just have to create the systems, the processes, and discipline around it. And that's what we did. Look, growth is always required. And we've done quite well in terms of our CAGR growth. At the same time, if I had to choose, and there was a problem on growth because I had to, let's say if I had to subsidize consumers, a lot of people are subsidizing consumers today in India. We refuse to do that. We don't want to just sell for the sake of, we don't want to get growth for the sake of growth. I want profitable growth. So for those who are burning cash and are saying, look, this is necessary to build the business because this is customer acquisition, how come that thought never occurred to you? Look, I actually feel they're doing a disservice, a heavy disservice to our younger entrepreneurs. Each and every talk that I gave, I try to, when I'm talking in front of younger entrepreneurs, I'm trying to tell them that, look, business is not about looking for instant fame. What has happened in recent times, people have at times discovered instant fame, instant valuation, and people forget that that's not going to stay for long. Ultimately, you need to show value. You need to show sustained value. If you can't do that, you're going to fall flat on your face. At some point, cows don't fly. You can't keep saying cows will fly one day. If they don't have wings, then they won't fly, and you're going to fall flat. So having said that, today I feel the younger entrepreneurs are in so much of a hurry at times because they feel, look, I'll get private equity associated with me, I'll get a big bank backing me, and I can just show growth, I can subsidize the consumer, or I can go into a business, lose money and grow. And then finally valuation will come in and one day I will start making money. How are you going to suddenly make money if you don't have a business model? How is it going to happen? That's not possible. If your consumer is attracted to you because you were subsidizing the consumer and you said, I'm going to sell you below 10% below the cost price, you're forgetting the consumer is coming to you because you are selling below the cost price. Try it out. Some of these players have tried it. Yes. And their business has collapsed. But I don't think that's real business. If you are in real business, you need to first know that you need to make money, right? You need to have I can understand some entrepreneurs who say, look, I'm going to lose money for 2 years, but I have a plan to make money in the third year. Then talk about that plan. Let people understand it. I don't see that sometimes. I see people who have talk for years and you just don't see any way of making money. To me, those are not great stories. I don't want to be part of that kind of paradigm. There are some companies which are mentioned in the DRHP that we don't know when we'll become profitable. That's part of the DRHP. I'm not getting into which company, but this is something which actually shocks everybody. Just a follow-up question, as an observer, as somebody who understands valuations, as somebody who's built a formidable IT business, tech stocks are down. They're 70 to 80%, both globally and locally. Are you surprised? Well, I am surprised. At the same time, I do feel that it'll come back in. I think what I have learned over a period of time, I've been doing this 2 decades now, markets have a way of balancing themselves out. Look, we live in a democratic world, right? And capitalist market.
and markets will balance themselves out. Ultimately, there is also a learning process hidden in it for each company. There are companies who go learning now. COVID also taught some of them a lesson, right? That they needed to, they can't just keep burning cash. And if the markets don't support these companies, if there was lesser money behind such companies, they will be more yearning to make profits because they want their share price to do well. So I do believe this will get, there was a NASDAQ bubble in the early days in 99, and a lot of companies from multi-billion-dollar companies became nobodies. Yes. And some of them actually learned, and some of them fixed their business models and are still very successful. And the others who didn't learn just collapsed. I do believe something like that will happen, in the coming years. And some of them will collapse, and some of them will learn and become better companies. तो ये थी इबिक्स कैश के मैनेजमेंट से पूरी बातचीत। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेल की। हाल फिलहाल हमने काफी उतार चढ़ाव देखा तेल में, जहां पर रशिया से कई सारे देशों ने तेल लेने से मना कर दिया, पर अब रूस जो है भारत को बेहद सस्ते दामों पर कच्चा तेल देने का ऑफर दे रहा है। आखिर क्यों और क्या होगी इस पे भारत की रणनीति, इसी पर देखिए स्वदेश विशेष। तेल के दाम भले ही आसमान छू रहे हों, लेकिन रूस ने भारत के लिए अपने तेल के द्वार खोल दिए हैं और काफ़ी कम दामों पर सस्ता तेल देने का ऑफ़र किया है। भारत इस ऑफ़र को स्वीकार तो करना चाहता है, मगर रिस्क भी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। रॉकेट और बमों की बौछार से यूक्रेन में भले ही तबाही मची है, लेकिन रूस की सांसें भी अब उखड़ने लगी है। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के चलते रूस की आर्थिक सेहत भी सिकुड़ने लगी है। इस जंग के इतर रूस अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के रास्ते तलाश करने लगा है। इसके लिए रूस ने भारत को सस्ता क्रूड खरीदने का ऑफर भी दे डाला है, जिस पर भारत विचार कर रहा है। इस ऑफर के तहत भारत से रूस 27 से 30% सस्ता क्रूड खरीदने की सोच रहा है। क्रूड के अलावा रूस ने दूसरी कमोडिटीज भी सस्ते में बेचने का ऑफर दिया है, जिसका लेन देन रुपये रूबल में किया जा सकता है। भारत और रूस के बीच क्रूड ट्रेड काफी छोटा है। भारत अभी 2 से 3% क्रूड ही रूस से खरीदता है, लेकिन कच्चा तेल बीते दिनों 40% से ज्यादा महंगा हो चुका है। ऐसे में अगर भारत रूस से सस्ता क्रूड खरीदता है तो उसके लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारत का एनर्जी बिल कम होगा। लेकिन भारत के लिए रूस से कच्चा तेल और दूसरी कमोडिटीज डिस्काउंट पर खरीदना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि युद्ध के माहौल में रूस से क्रूड का ट्रांसपोर्टेशन रूट आसान नहीं है। इंपोर्ट के लिए कार्गो की दिक्कतें भी बड़ी हैं। इस माहौल में बैंक शिपमेंट का इंश्योरेंस करने से भी बच रहे हैं। रूस में भारतीय कंपनियों को यूएस बैंक से शिपमेंट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा खुद रूस में मौजूद साखलिन 1 प्रोजेक्ट से ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के ऑफर के लिए कोई बोली नहीं मिल पा रही है। हालांकि ओवीएल ने कहा है कि भारत सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को साखलिन 1 क्रूड खरीदने के लिए निर्देश दे। एक तरफ अगर सस्ता क्रूड है तो दूसरी तरफ अमेरिका के प्रतिबंध हैं। अब देखना यह है कि अगर भारत इन दोनों को कैसे बैलेंस करता है। भारत अगर इस पजल का हल निकाल लेता है तो इसका फायदा देश की आम जनता को भी मिल सकता है। भारत ये चाहता तो है कि रशिया से सस्ते क्रूड खरीदे जाएं, उसके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसके रास्ते में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। रशिया ने ये ऑफर दिया है कि 27 से 30% के डिस्काउंट पर वो क्रूड भारत को दे सकता है और भारत को अपनी खरीदारी बढ़ानी चाहिए, लेकिन कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। मोटे तौर पे देखें तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि अगर यूएस और यूरोपियन नेशंस के साथ जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है उसको अलग भी रख दें, उसके बावजूद भी मौजूदा हालात में सेफ ट्रांसपोर्ट रूट हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है। प्रकाश प्रियदर्शी, ET नाउ स्वदेश।
तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को कितना फ़ायदा हो सकता है रूस से मदद लेने पर। पूरे मुद्दे को समझेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व पेट्रोलियम सचिव अनिल राजदान साहब भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह की डेवलपमेंट्स पिछले कुछ समय से चल रही हैं कि रूस ऑफर तो कर रहा है, लेकिन अब सरकार की तरफ से नेक्स्ट कदम क्या हो रहा है? क्या आपके पास कोई ताज़ा अपडेट है कि सरकार आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेने जा रही है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, सरकार के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है और इसमें तमाम तरह के जो विकल्प हैं उसको तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है इस वक्त अमेरिका के साथ और यूरोपियन नेशंस के साथ, और साथ ही साथ रशिया ये ऑफर दे रहा है, भारत की अपनी ज़रूरत भी है एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, और अगर इसके समाधान निकाल भी लिए जाते हैं तो भी जो बड़ी चुनौतियां हैं जिससे पार पाना इस वक्त काफ़ी मुश्किल होगा। और जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर आप शिपमेंट का फैसला करते हैं तो फिर आपको इंश्योरेंस कहां से हासिल होगा, साथ ही साथ जो सेफ रूट क्या होगा जिसके जरिए आप क्रूड मंगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडियन कंपनीज हैं वहां पे एक्सप्लोर कर रही हैं क्रूड, उनके लिए बायस नहीं मिल रहे हैं और मजबूरन उन्हें भारत सरकार से ही अप्रोच करना पड़ रहा है कि वो जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उनसे कहें, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो, IOC हो या फिर MRPL हो, कि वो वहां से क्रूड खरीदे। ऐसे में भारत अगर फ्रेश ऑर्डर्स देता है तो कैसे मंगाएगा? क्या जो मौजूदा शिपमेंट है उसी को भारत सही तरीके से हासिल कर पा रहा है? ये भी एक बड़ी चुनौती है और बहुत हद तक ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरीके से भारत को इस पूरे परिदृश्य में जो है एक राहत मिलती है, क्योंकि भारत के ऊपर भी काफी दबाव है अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन नेशंस की तरफ से, कि वो अपने संबंध जो है, व्यापारिक संबंध जो है रशिया के साथ ज्यादा आगे न बढ़ाए। लेकिन भारत को संभल कर आगे कदम बढ़ाना है। बैठकें चल रही हैं, अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। हमारे सोर्सेज जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की, उसमें मंशा तो सीधे जाहिर की कि 30% के आसपास अगर सस्ता क्रूड मिल जाए तो भारत के लिए काफी बेहतर सौदा होगा मौजूदा हालात में। लेकिन क्या भारत ऐसा कर पाएगा? और साथ ही साथ जो दूसरी कमोडिटीज हैं, चाहे आप फर्टिलाइजर की बात कर लीजिए, कोकिंग कोल की बात कर लीजिए, LNG की बात कर लीजिए, रूस से ये भी भारत इंपोर्ट कर रहा है। खासकर कोकिंग कोल की बात कर लीजिए, MOU हो गए हैं, कुछ शिपमेंट्स आए हैं और स्टील कंपनियों की बेहतरी के लिए कोकिंग कोल ज्यादा से ज्यादा रूस से आना बेहतर कदम साबित हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में क्या ये संभव होगा, यही एक बड़ी चुनौती है। और ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो बातचीत की स्थिति शुरू हुई है उससे कितने पॉजिटिव डेवलपमेंट निकलते हैं। बिल्कुल, देखना ये होगा कितने पॉजिटिव डेवलपमेंट निकलते हैं, जैसा प्रकाश आप कह रहे हैं। अनिल राजदान साहब, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि अगर भारत को ये ऑफर जो मिल रहा है इस समय रूस की तरफ से सस्ते तेल का, जैसा कि प्रकाश यहाँ बता रहे हैं, कई सारे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं। आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? कितना फीजिबल है भारत के लिए रूस से सस्ता ऑयल इंपोर्ट कर पाना? आपने सही फरमाया कि ये ऑफर तो है, मगर इसके साथ जो ट्रेड चैलेंजेस हैं वो भी साथ आ रहे हैं। शिपिंग रूट मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक सी से आ सकता है, मगर पीछे जो मेरी जानकारी है शायद एक कोई रशियन कोई कंसाइनमेंट साउथ कोरिया के रूट से भी आई है, क्योंकि कुछ जो शिप्स हैं वो और डेस्टिनेशंस पे होती हैं, अगर उनके सौदे हो जाते हैं तो वो ठीक रहता है। स्विफ्ट का अभी तक आई थिंक, जहां तक मेरी खबर है, एनर्जी सेक्टर के ऊपर वो इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। और मगर सिचुएशन सर्टनली टाइट है, बहुत टाइट रोड वॉक करना है बिटवीन द यूएस, जिनके साथ हमारे संबंध पिछले कुछ सालों में, दशकों में गहरे हो गए हैं, मगर हमारे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर कई साल के लिए रूस रहा है और रूस ने हमारे स्टील और कोल सेक्टर में और शुरू में ऑयल सेक्टर में भी कुछ इनके साथ कोऑपरेशन अच्छी थी, जो कि एक चीज बहुत अच्छा था पहले ट्रेड में। मैं न्यूक्लियर एनर्जी में भी कुडनकुलम प्रोजेक्ट का नेगोशिएशन में मैं इन्वॉल्व था, तो बहुत अच्छे संबंध हैं कई साइंटिफिक और टेक्निकल एरियाज में हमारे, कि हमारा रूपी रूबल ट्रेड होता था।
उससे काफी जो इंडियन सामान था उधर जाता था और हमें इन रिटर्न रूपी रूबल ट्रेड को शायद हमें देखना पड़ेगा कि फॉर अ लॉन्ग टर्म कंफर्ट फैक्टर और थोड़ा जिसके कि आप अपनी जो ट्रेडिंग बास्केट है उसको डिवाइड करके रखेंगे, उसमें रूपी रूबल ट्रेड का अब ये तो फॉरेन ट्रेड वाले सही जानते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले इसको किस तरह रिवाइव कर सकते हैं। यूएस के साथ हमारे सेट गहरे संबंध हैं, मगर हमारी एशियन सिचुएशन है, हमारी अपनी जरूरियात है। आफ्टर ऑल डिफेंस सेक्टर में भी हमारे रूस के साथ अच्छे अभी भी रिलेशनशिप्स हैं, डील्स हो रही हैं और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सर्टनली कोऑपरेशन चल रहा है। बट आई एम क्वाइट श्योर कि जो गवर्नमेंट में कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो ये सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में, नेशनल डिप्लोमेसी में कोई पर्याय नहीं होता और अपना बेसिकली हित भी देखना है, साथ साथ दोस्तों को भी साथ रखना है। मगर बिल्कुल, ये सारे मुद्दे स्टेप बाय स्टेप मैं राजदान साहब आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन जो बात अभी आपने कही मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। इकोनॉमिक्स इस पूरे डील की क्या कहती है, क्योंकि अगर हमें 25 से 30% सस्ता ऑयल मिलता भी है क्रूड से, पर उसके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट, अगर वो सब ऐड किया जाए, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सब जोड़ के अगर देखा जाए तो शायद कॉस्ट में बहुत फर्क न पड़े। क्या आपको लगता है कि भारत को अप्रोच करना चाहिए इस तरह की डील के लिए आगे बढ़ने के लिए? ये आपने सही फरमाया कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो और अंडरराइटर्स होते हैं, उन लोगों की क्या इसमें पहल रहेगी, मगर उनको भी बिजनेस चाहिए। एवरीबडी हैज टू सर्वाइव ऑन बिजनेस और ये जो कि ब्लॉक्स, जो पावर ब्लॉक्स, जो कोल्ड वॉर टाइप जो एटमॉस्फेयर था, जो कि जिसमें थॉ आया था पिछले कई डेकेड्स में, हमें ये भी देखना है कि हम दोबारा ना उस फ्रोजन ब्लॉक्स में पड़ जाएं, क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली नॉन अलाइंड रहा है। हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं दोनों कंट्रीज, सुपर पावर्स के साथ, और चलने चाहिए मैं समझता हूँ। और इसमें आई एम श्योर कि हमारी जो डिप्लोमेसी है और जो फॉरेन ट्रेड के लोग हैं वो इसको गहराई से समझते हैं और मैं समझता हूँ इस पे आगे वर्क हमें करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई जो क्रूड है वो हमें अनएक्सेप्टेबल है। क्रूड क्वालिटी बिसाइड्स के जो यूरल का क्रूड है शायद थोड़ा हैवियर है, बाकी कुछ उसमें कुछ शायद एक कुछ रशियन क्रूड में मिनरल एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ज्यादा है किसी किसी क्रूड में, मगर जो हमारी रिफाइनरीज की कैपेबिलिटी अगर है उस क्रूड को प्रोसेस करने की, तो मैं समझता हूं कि हमें कोई भी ऑप्शंस अपनी क्लोज नहीं करनी चाहिए और उस तरफ अपना ध्यान देकर हमें काम करना चाहिए। मगर दो चीजों पे मैं ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा इसके साथ साथ, और जिनको मैं समझता हूं हमने थोड़ा निग्लेक्ट किया है। एक तो कि जो पाइपलाइन रूट है, अंडर सी पाइपलाइन का, पीछे एक और प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि 2-3 दशकों से वो बात चल रही है, आपको गल्फ से अंडर सी पाइपलाइन रूट अपनी तरफ लाना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कैरियर की बात है, अगर आपकी अंडर सी रूट होए, पाइपलाइन रूट होए, एटलीस्ट फ्रॉम वन रीजन आप ला सकते हैं। और दूसरा ये कि आपके जो ये स्टोरेजेस हैं, जिसको के जब ये ओपेक कंट्रीज का हुआ था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्रिएट हुई थी, जो रादर ओईसीडी कंट्रीज का, तो इन लोगों का यही था कि ऑयल इज सो मच इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट कि उसकी जब प्राइसेस ऊपर शूट करी थी ओपेक कंट्री ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी से, तो बहुत इनसिक्योरिटी हो गई थी। तो उनको करीब 90 दिन का जो उनके पास स्टोरेज है, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी और अपनी मार्केट को आप स्टेडी रख सकें। मैं समझता हूं कि ये एक एरिया है जो कि जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में था
स्पेशल सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी नहीं था, आपने शायद कहा सचिव था, मैं स्पेशल सेक्रेटरी था, मैं सेक्रेटरी पावर पे चला गया था। तो ये जो स्टोरेजेस हैं, इनको हमें अपने कोस्टल लोकेशंस पे काफी बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हो। ये तो एक सिचुएशन है, दूसरी कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो सकती हैं, हॉस्टिलिटीज हो सकती हैं, उसके लिए भी आपको चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी फॉर योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉर योर ओवरऑल सिक्योरिटी। तो इसको बिल्ड करना चाहिए। और जो ट्रांस कंट्री या ट्रांस रीजनल पाइपलाइंस है, हमारी अनफॉर्चुनेटली ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि अक्रॉस द हिमालयस तो मुझे दिखता नहीं, और ईरान से भी जो पाइपलाइन आनी थी सरफेस इट पासेस थ्रू पाकिस्तान, इट हैज टू पास थ्रू पाकिस्तान अनलेस वी कैन रूट इट थ्रू द ओशन रूट। तो इन दो चीजों पे हमें फॉर अ लॉन्ग टर्म पैरेलल सॉल्यूशंस करने चाहिए। ये जो हिकअप्स आते हैं ये बिग पावर राइवलरी में तो इंटरनेशनल ट्रेड में आते रहेंगे, और मेरे ख्याल हम लोग सक्षम हैं कि इसको हम टाइड ओवर कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं कोरोना की वापसी की, जहां पे एक बार फिर से चीन में कोरोना वायरस महामारी लौट आई है और जिस पर जिनपिंग सरकार ने दक्षिणी चीन में के तकनीकी हब शेनजिन में लॉकडाउन भी लगा दिया है। इसी के साथ शहर में करीब 1.75 करोड़ लोग कम से कम एक हफ्ते के लिए अपने घरों में कैद होने पर अब मजबूर हो गए हैं। वहीं चीन में लौट रहे कोरोना वायरस का भारत की आर्थिकी पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पे असर पड़ेगा और किस तरीके से असर पड़ता हुआ हम देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिम्पी, बताइए। चीन में फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और अगर यही बात आगे ही चलती रही, यानी कि कोविड के केसेस बढ़ते रहे, तो फिर ये भारत के लिए भी एक टेंशन का सबक हो सकता है। हालांकि अभी तो शुरुआती आंकड़े या शुरुआती नंबर्स हैं, लेकिन अगर ये समस्या बढ़ी तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। किन किन चीज़ों पे भारत पे तत्काल प्रभाव से असर पड़ सकता है, पहले ज़रा उसकी समीक्षा करना अहम हो जाता है, इसलिए वो सारी चीज़ें हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले आएगा कि अब भारत में एसी, टीवी, फ़ोन जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खासकर उन कंपनीज़ के लिए जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर से आते हैं। अमूमन ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं वो चाइना से 60% 50% तक अपने पार्ट्स को मंगवाती है और भारत जैसे देशों में उसको असेंबल किया जाता है। तो उन सब कंपनीज़ पर असर आ सकता है, क्योंकि वहाँ का शिनजेंग जो पोर्ट है उसको बंद कर दिया गया और पोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखता है, वो चौथे नंबर का पोर्ट है विश्व भर के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़ी हुई कंपनीज़ पे एक बुरा असर पड़ सकता है। वोल्टास, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जो कि टेलीविज़न और वॉशिंग मशीन के बनाने में धंधे में है, इसके अलावा ब्लू स्टार, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे कंपनीज़ पे भी एक नेगेटिव असर हो सकता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। रेडिंगटन, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक आईफोन का डिस्ट्रीब्यूटर है भारत के अंदर, और चाइना में जो आईफोन बनाती है फॉक्सकॉन, उसका हेडक्वार्टर भी उसी जगह पर है जहाँ पे इस समय लॉकडाउन लगा है। तो हो सकता है भारत में भी आगे चल के थोड़ा आईफोन की कमी पड़ जाए और रेडिंगटन जैसे शेयर पे भी इसका असर आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है वो बात होगी ग्लोबल जो पैरामीटर्स पे गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे भारत की टाटा मोटर्स, इसके लिए एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बाजार है वो चीन ही है। और कई ऐसी कंपनीज हैं चाइना में, क्योंकि लॉकडाउन वहाँ पे लगा है, प्रोडक्शन ठप हो गई है, तो लागत बढ़ गई है और ज़्यादातर कंपनीज को कॉस्ट बढ़ाना पड़ रहा है, और कॉस्ट बढ़ाने के हेरफेर में टेस्ला ने भी दाम बढ़ाए, हो सकता है टाटा मोटर्स भी वहाँ जाके दाम बढ़ा दें। तो एक ये प्रॉब्लम भी सामने निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है केमिकल्स वाले सेक्टर्स, इसको दो हिस्सों में देखना चाहिए। जो केमिकल्स चाइना से सप्लाई होते थे ग्लोबल मार्केट्स में, अगर वो बंद हो जाते हैं तो भारत की केमिकल्स बनाने वाली कंपनीज के लिए वो बेनिफिट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दीपक नाइट्रेट का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जहाँ पे फिनॉल नाल का एक केमिकल था जो कि चाइना से सप्लाई होता था, वो जो बंद हुआ तो दीपक नाइट्रेट बनाता है और उसकी मांग एकाएक बढ़ गई है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे कंटेस्ट में देखेंगे तो फर्टिलाइजर कंपनीज को असर पड़ सकता है, नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि जो सस्ता केमिकल्स फर्टिलाइजर कंपनीज इस्तेमाल करती थी अपने फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, वो फर्टिलाइजर्स अब महंगे हो जाएंगे अगर उनको सस्ता केमिकल प्रोवाइड नहीं होगा तो फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए खासकर यूपीएल जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, यूनाइटेड फॉस्फोरस जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस पर असर आपको आता हुआ दिखेगा।
एक और चीज़ है जो कि है, अगर ये पोर्ट बंद हो रहा है और आगे चल के भी ये स्थिति बनी रहती है तो ज़्यादातर कंपनीज की लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक अनुमान के मुताबिक करीब 60% जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का दारोमदार है वो चाइना पे ही है। और अगर चाइना का ये 4th लार्जेस्ट पोर्ट, जो कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट पोर्ट है, अगर ये बंद हो जाता है तो आप इसी से लगाइएगा कि कितने बड़े कंटेनर वहाँ पे फंस जाएंगे और शिपिंग कंसाइनमेंट्स रुक जाएंगी। इसका असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ेगा, खासकर उन कंपनीज पे जो कि इसी तरह के कंटेनर सप्लाई करती हैं, जैसे कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको आगे चलकर हो सकता है अपने दाम तक बढ़ाने पड़ जाए, क्योंकि कंटेनर शॉर्टेज होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डिमांड एकदम से आर्टिफिशियल सर्ज हो जाएगी। ये कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनमें फौरी तौर पर आपको असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये थी आपके लिए पूरी डिटेल्स, किस तरीके से कोरोना के केसेस जो हैं रिकॉर्ड स्तरों पे चीन में दर्ज हो रहे हैं और उसके चलते भारत पे किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका इस रिसर्च के लिए। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की कुछ मुश्किलों की, जो कि गर्मी बढ़ने से हो रही है और स्पेसिफिकली एक स्टेट में सबसे ज़्यादा गर्मी के रिकॉर्ड स्तर हम दर्ज होते हुए देख रहे हैं। महाराष्ट्र में गर्मी का पारा लगातार चढ़े जा रहा है और मुंबई में लगातार तीसरे दिन सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री पहुंच गया है, जो कि सामान्य से देखें तो 60 डिग्री अधिक है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में 40 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई है, जिसको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग को गंभीर हीट वेव की आशंका जताते हुए कई जगह को येलो अलर्ट भी उन्होंने जारी कर दिया है। ऐसे लग रहा है मई महीने से जैसे गर्मी चालू है वो अभी से ही चालू है गर्मी। मतलब लोगों को बहुत तकलीफ, इतनी गर्मी जब भी मई महीने में लग रही है वो अभी से ही बहुत ये लग रहा है गर्मी। आज धूप तो बहुत ही लग रही है और बहुत ही पसीना आ रहा है पूरा, और चलने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। आज मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, अलर्ट दिया इसलिए मैं छाता, काम था इम्पोर्टेंट इसलिए छाता लेके ही मैं बाहर पड़ी हूँ। और बाहर पड़ने के बाद मुझे बहुत ड्राइनेस महसूस हो रहा है और मई महीने में जैसा क्लाइमेट होता है वैसे आज मैं वो महसूस कर रही हूँ। तो चलिए स्वदेश आर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।